आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, मैं एडवोकेट राजा चौधरी बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। अम्बेडकरनामा में आज कांसीनामा में आप जैसा कि जानते हैं कि लगभग 40 से ज़्यादा एपिसोड आपको के वांग्मय के ऊपर बहुत सारे प्रकरण को आपके बीच में लाया गया है। आप कांसीराम के राजनीतिक कुशलता, उनकी सांगठनिक शक्ति और जो राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन भारत के अंदर में लेकर के आए, उनके बारे में लगातार आपको बताया जा रहा है। कांसीराम के जीवन का जो संस्मरण है, उनके साथ जिन्होंने काम किया है, उनके बारे में उनसे रूबरू आपको अम्बेडकरनामा करा रहा है। लेकिन आज मैं जिन बातों का उल्लेख करने जा रहा हूँ, उन बातों में ये है कि कांसीराम के ऊपर योगेंद्र यादव जी क्या लिखे थे। भारत के एक जाने माने जो राजनीतिक विश्लेषक है, भारत ही नहीं दुनिया भर में सबसे यंग स्कॉलर के रूप में जाने जाते हैं योगेंद्र यादव। वो कांसीराम के बारे में क्या सोचते थे उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। आप जानते हैं कि कांसीराम के ऊपर चंद्रभान प्रसाद, तुलसीराम और भाषा, अरुण कुमार त्रिपाठी, अनिल नरेंद्र, शकील अख्तर, बहुत खुशवंत सिंह, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। और योगेंद्र यादव का ये लेख जो है उनके मरने के दैनिक भास्कर में छपा है, जो कि 11/10/2006 में छपा है, जिसको मैं आपको बताऊंगा। और ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि भारत के राजनीति का जो एक मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव के बीच में डॉक्टर अंबेडकर की चर्चा है। और डॉक्टर अंबेडकर को उत्तर भारत ही नहीं, पूरे भारत में लगभग 3 दशक के बाद जिस व्यक्ति ने स्थापित किया है, उस व्यक्ति का नाम है कांसीराम। लोक में जो अंबेडकर को लाया है, उस व्यक्ति का नाम कांसीराम है। और उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अंबेडकर को, कांसीराम को यूपी के चुनाव, पंजाब के चुनाव और देश भर के चुनाव से हम अलग नहीं कर सकते हैं। उनके नाम पे राजनीति होती है, इसलिए सिर्फ नाम पे राजनीति ना हो, उनके विचारों पे भी राजनीति होनी चाहिए। जो हमारे महापुरुषों हैं, उनके सिद्धांतों पे भी बातें होनी चाहिए। आप लोगों को भी ये समझ में आना चाहिए कि उनके सिद्धांतों के असली वारिस कौन है। तो मैं सीधे आपको डॉक्टर योगेंद्र यादव का जो लेख है उनके मरने के बाद दैनिक भास्कर में, मैं वहाँ ले चलता हूँ। वो लिखते हैं कि उनका जो लेखक का जो शीर्षक है, यह साहस कांसीराम में ही था जो खुलेआम ये कहने से गुरेज नहीं करते थे कि वे देश में राजनीतिक अस्थिरता चाहते हैं और अवसरबाज से उन्हें कोई परहेज नहीं है। भारत के राजनीति में, दुनिया भर के राजनीति में भी उसका एक उथल पुथल होता है कि अपॉर्चुनिस्टिक शब्द का कैसे अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो कांसीराम जी अपने आप को कई बार कहा करते थे कि वो अवसरवादी है। वो इसलिए अवसरवादी है कि वो अपने समाज के अवसर के लिए अगर कोई भी अवसर है तो उसको छोड़ नहीं सकते हैं। इसकी राजनीतिक सिद्धांत में इसकी क्या मान्यता है, उसके बहस में मैं अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन ये राजनीतिक सिद्धांत में जो नया सिद्धांत था, वो कांसीराम के द्वारा दिया गया था, जो कि योगेंद्र यादव उसका जिक्र कर रहे हैं। कांसीराम जी नहीं रहे, जैसा यह खबर सुनी है। मेरे मानस पटल पर उनकी एक चुनावी रैली का दृश्य आया है। कोई 10 साल पहले विधानसभा चुनाव के समय रैली उत्तर प्रदेश में कहीं आयोजित की गई थी। योगेंद्र यादव 10 साल पहले रैली की याद करते हैं उनके संस्मरण में, जो कि उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी। उत्तर प्रदेश की उस रैली में मैंने देखा कि हज़ारों की संख्या में मैले कुचले कपड़े पहने लोग कांसीराम की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। रैली स्थल पर सैकड़ों की संख्या में साइकिलें जहाँ तहाँ खड़ी थी। मुझे वह आदमी आज तक याद है जो 40 किलोमीटर दूर से साइकिल के डंडे पर अपने 2 छोटे छोटे बच्चों व कैरियर पर पत्नी को बैठाकर कांसीराम साहेब का दर्शन करने आया था। कांसीराम साहेब जब रैली किया करते थे तो उनके रैली में कौन आते थे? तो योगेंद्र यादव लिखते थे कि देखिए, ये अपने समाज के मुक्ति को लेकर के और अपने नेताओं में जो विश्वास है आम लोगों का, उसमें आप ये देख सकते हैं कि अपनी पत्नी को पीछे कैरियर पर बैठा करके, बच्चे को आगे बैठा करके कांसीराम जी का भाषण सुनने के लिए आया करते थे कि आखिर उस रैली में जाना है। उस रैली में जा कर के जो कांसीराम साहेब निर्देश देंगे और उस रैली की संख्या को बढ़ाना है, जिससे हमारी राजनीतिक एकता दिखे, और जो कांसीराम संदेश देंगे
उस संदेश को लेकर के घर घर जाके पहुंचाना है। तो वो तरीका था रैली आयोजन करने का, लोगों का पार्टिसिपेशन का। अभी का तो रैली होता है जिसमें लोगों को पैसा दे करके बुलाया जाता है। उस ज़माने के रैली में और इस ज़माने के रैली में एक फ़र्क है कि उस ज़माने के रैली में लोग सिद्धांत के लिए आते थे, आज की रैली में पैसे के लिए आते थे। तो ये आप योगेंद्र यादव के इस छोटे से शब्दों में आप समझ सकते हैं। आगे योगेंद्र यादव जी लिखते हैं कि मैंने महसूस किया है कि यह कोई सहज बात नहीं है। उस रैली में कांसीराम बमुश्किल कुछ मिनट ही बोले होंगे। मुझे याद भी नहीं कि क्या बोले थे। न कोई वायदे, न प्रलोभन, न ही भीड़ को उत्तेजित करने वाले कोई बात। उन्होंने अपनी सारी बात बिना बोले ही कह दी। और आगे जो रोचक है, जेब से उन्होंने पेन निकाला, भीड़ को दिखाते हुए समझाया कि आज समाज की स्थिति यह है कि ऊपर ऊंचे तबके के लोग और नीचे आप सब हम चाहते हैं कि ऊंच नीच का मामला ख़त्म हो और नीच के लोग भी बराबरी में आ जाए। देखिए मतलब प्रतीकों का कैसे इस्तेमाल करते थे कि कांसीराम जी पेन निकाले और दिखाए ये पेन की लड़ाई है। और कुछ लोग पेन को पहले पा चुके हैं, कलम को पहले पा चुके हैं, हम नहीं पा चुके हैं। हमें इस कलम को पाना है, हमें इस बराबरी को पाना है। और उसके बाद तालियां पे तालियां बजी थी। देश के दूसरे बड़े नेताओं की भांति उनका करिश्मा, उनकी भाषण शैली नहीं थी। वह बहुत ही सहज ढंग से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना जानते थे। यह रैली कांसीराम की राजनीति की एक वानगी थी। दूसरे बड़े नेताओं की भांति उनकी सभाओं रैली में भीड़ ढोकर नहीं लाई जाती थी। साइकिल बसपा की राजनीति की शुरुआती दौर की हमसफ़र थी। बसपा ने सैकड़ों साइकिल रैलियां निकाली थी। खुद कांसीराम ने भी साइकिल पर सवार होकर यात्राओं में निकलते थे। वे उन चुनिंदाओं नेताओं में से एक थे जिन्होंने देश के लगभग हर जिलों तक पहुंचने के लिए सड़क की दूरियां नापी। बसपा के वे महज नेता भर नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी को गढ़ा। लेकिन जन समर्थन जुटाने के आधार पर निर्धारित किया जाए तो निसंदेह कांसीराम का कद समकालीन सभी नेताओं से बड़ा होगा। योगेंद्र यादव जी कहते हैं कि जो उनके सभाओं में जो लोग आते थे और उसके बाद उनका साइकिल रैली था। बाद में जाकर के आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने साइकिल का अपना चुनाव चिन्ह ही रखा, लेकिन साइकिल का प्रतीक आप चे गुवेरा दुनिया भर में प्रसिद्ध है कि वो मोटरसाइकिल यात्रा करने के बाद क्यूबा में क्रांति लेकर के आए। लेकिन भारत जैसे देश में मोटरसाइकिल नहीं चलाई जा सकती हर जगह पे। उनके जो आम लोग जुड़े हुए हैं वो साइकिल से जुड़े हुए हैं। और जो जिला गवार जिला, हर गांव जिला, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक कांसीराम ने अपनी साइकिल रैली निकाली थी और आम लोगों को उससे वो जोड़े थे। तो कांसीराम ने इस तरीके से लोगों को साइकिल से जोड़ा था। योगेंद्र जी ऐसा लिखते हैं। दूसरे राष्ट्रीय नेताओं की भांति राजनीति उन्हें विरासत में नहीं मिली थी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, स्वतंत्रता के बाद भारत में उन्होंने जो कर दिखाया वह कोई दूसरा नेता नहीं कर सकता है। उन्होंने एक ऐसी राष्ट्रीय राजनीति पार्टी की आधारशिला रखी जिससे पूर्व में चुनावी राजनीति में कोई जरे नहीं थी। उन्होंने नए तरीके से एक नया समाज, राजनीतिक वर्ग बनाया और लोगों को जोड़ा और एक जो पॉलिटिकल क्लास डेवलप किया है। उन्होंने समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को राजनीति की मुख्य धारा के साथ जोड़ा। हम में से जो प्रजातंत्र के उदार चरित्र पर गर्व करते हैं, उन्हें कांसीराम जैसे महान राजनीतिक शिल्पी से सीख लेनी चाहिए। वो कांसीराम ही थे जिन्होंने 4 दशक बाद डॉक्टर अंबेडकर को राष्ट्रीय महापुरुष के रूप में प्रतिष्ठापित किया। कांसीराम पर दलित नेता की छाप लगाकर मीडिया ने भी उनके साथ न्याय नहीं किया है। आज भी डॉक्टर अंबेडकर की कोई भी पार्टी सफल नहीं हो, ऑर्गेनाइजेशन उनका जिंदा नहीं हो, लेकिन उनके विचारों को मान करके उन्होंने जो पार्टी बनाई है बहुजन समाजवादी पार्टी, और बहुजन समाजवादी पार्टी की जो राजनीतिक रूप से जो उन्होंने अपना सत्ता हासिल किया है डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे 4 दशक बाद, उनको पूरा श्रेय लगभग कांसीराम को जाता है कि वो सिर्फ केवल दलितों समाज भर के नेता नहीं थे। और देखिए कोई भी राष्ट्रीय, इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि किसी भी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम हमेशा ये मान लेते हैं कि जो दलितों की बात करेगा, जो पिछड़ों की बात करेगा, जो अफर्मेटिव एक्शन की बात करेगा, वो राष्ट्र उत्थान में उनका योगदान नहीं है। जबकि असली योगदान
उनका ही है। तो मुझे लगता है कि सबसे जो राष्ट्रीय और राष्ट्रवादी व्यक्ति है वो कांसीराम थे, और इसलिए मतलब उनको सिर्फ एक तबके का नेता कहना ठीक नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि मतलब एक तबके का नेता कहे, लेकिन अगर राष्ट्रवादी कहा जाएगा तो सबसे बड़े राष्ट्रवादी में से एक कांसीराम जी थे। योगेंद्र यादव कि उन्होंने 3 संगठन बनाए, उनके नाम से भी स्पष्ट होता है कि उसमें से अनुसूचित जाति और के साथ जनजाति व पिछड़ा वर्ग भी शामिल थे। उनके लिए बहुजन का आशय कभी दलित नहीं रहा है। उनकी राजनीतिक योजना में सवर्ण को छोड़कर से सभी वर्ग रहे हैं, जो देश की आबादी का 80% हिस्सा रहा है। कांसीराम की राजनीति आम राष्ट्रीय नेताओं से ढर्रे से अलग हटकर है। उन्होंने दमदारी के साथ वही लाइन पकड़ी जो बहुजन समाज के लिए मुफीद लगी है। दलित राजनीति के लिए उपलब्ध पुराने तौर तरीके को उन्होंने खारिज किया। समकालीन राजनीति में ऐसे चुनिंदा विचारकों में से थे जिन्होंने विचारकों की शक्ति के जरिए तमाम राजनीतिक संभावनाओं को सच करके दिखाया है। उन्होंने अपनी राजनीतिक अवधारणा के लिए ज्ञान और भाषा की अलंकारिकता की कभी परवाह नहीं की, लेकिन अपने हक छीनने के लिए उन्होंने राजनीतिक शक्ति का नया व्याकरण गढ़ा। उन्होंने सत्ता की ताकत में सामाजिक बदलाव के सूत्र देखे। यही वजह है कि वह पार्टी के संगठन के ढांचा तैयार होने से पहले ही अपने जिम्मेदार को चुनाव मैदान में उतार दिया था। और फिर अंत में कांसीराम जी ये लिखते हैं कि कांसीराम ने पार्टी के अतिरिक्त लोकतंत्र को इसलिए बहाल करने में इनकार किया था ताकि संगठन में बिखराव न हो, पर उनकी उत्तराधिकारी ने अपने वर्चस्व कायम रखने के हथियार के रूप में प्रयोग किया। यह कांसीराम के मिशन की भावना के अनुरूप नहीं है। अब उनके मिशन का भविष्य कुछ भी हो, आने वाली पीढ़ी कांसीराम को एक युगांतकारी व्यक्तित्व के रूप में याद रखेगी। सवाल तो ये डॉक्टर योगेंद्र यादव, प्रोफेसर योगेंद्र यादव का लेख है कांसीराम के ऊपर। को बीच में कभी याद किया जाता है, कभी भुला दिया जाता है, लेकिन हमारा ये प्रयास है कि सिर्फ मुद्दों पे और सिर्फ व्यक्ति के जो मूर्ति है उस पर ही राजनीति ना हो, व्यक्ति के सिद्धांतों के ऊपर, व्यक्ति के विचारों के ऊपर। लगातार अम्बेडकरनामा का यही प्रयास है। आप लगातार अम्बेडकरनामा देखते रहिए। ये विशेष एपिसोड कांसीराम आपके बीच में लाया जा रहा है, जिसमें कांसीराम के जीवन के तमाम संस्मरणों, उनके वाङ्मय को आपके बीच में लाया जा रहा है। और आपका काम है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों के बीच में पहुँचाइए, जिससे आप अपने महापुरुष के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। आप लगातार अम्बेडकरनामा देखते रहिए। थैंक यू।